नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मनुस्मृति दहन दिवस है। मनुस्मृति पूरी दुनिया में, पूरे देश में जलाया जा रहा है। वही एक बड़ी खबर है आज मेरे पास कि जिसको सो कॉल्ड देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड में, जो जातिवाद का गढ़ है, वहां एक शेड्यूल कास्ट की महिला जो है वो खाना बनाती थी मिड डे मील में। वहां के सवर्णों के बच्चों ने ये कहा कि हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। उनको नौकरी से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री सवर्ण, फैसला लेने वाला सवर्ण, स्कूल का मास्टर सवर्ण। नतीजा हुआ कि उनको हटा के एक ब्राह्मण महिला को नौकरी दे दी गई। लेकिन अब रिटेलिएट करना बहुजन समाज ने सीख लिया है। 30 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के बच्चों ने ऐलान किया कि हम उस महिला के हाथ से खाना नहीं खाएंगे, जो सवर्ण महिला है। यह पहली बार ऐसा हुआ है। जैसे अभी राजस्थान में हुआ था कि आप हमें घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे तो हेलीकॉप्टर से हम बारात दुल्हन लाएंगे। मेरे गांव में, मेरे माँ के गांव में एक जनक चमार थे। उनका नाम ही था जनक चमार। जूते का कोलकाता गए मजदूर बन के और जूते का कारोबार उन्होंने शुरू किया। बाद में बहुत अमीर हुए। वहां के सामंतियों, जातिवादी मनुवादियों ने कहा कि गांव में हम आपको छत का घर नहीं बनाने देंगे, ईंट जो है वो नहीं आने देंगे सड़क से। तो उन्होंने कहा था कि मैं हेलीकॉप्टर से ईंट गिराऊंगा और घर बनाऊंगा। उस समय जब हम लोग की दादी और नानी और माँ कहानी कहती थी तो लगता था कि ये मजाक है। लेकिन मैंने उसको आंखों से देखा है कि उनकी पोती की बारात थी और सामंतियों की बारात लेट से आई और द्वार उनका बंद। तो ये सब जातिवाद का एक चश्मा है। राजेंद्र पाल गौतम है मेरे साथ, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री और सबसे ज्यादा इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रह के समाज के हितों के लिए लड़ने वाले राजेंद्र पाल गौतम। उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो महिला जिसको जो शेड्यूल कास्ट की जो माता थी, जो खाना बनाती थी, उनको नौकरी देगी दिल्ली सरकार। तो मनुस्मृति पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रतनलाल भी जुड़ेंगे। आप सबको परिचय करवा दूं, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री और हम सबके सामाजिक आंदोलनकर्ता, हम उनको आंदोलनकारी समझते हैं। मिशन जय भीम के संस्थापक और 10 करोड़ बहुजनों के घर वापसी का जो लगातार सपना देख रहे हैं, जो लगातार उस पर काम कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। बीपी मंडल साहब की लेजेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, सूरज मंडल साहब हैं मेरे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सुधांशु हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। डॉक्टर रितु हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हम तो हैं ही कहेंगे, लेकिन उनको जातिवाद का शिकार होना पड़ा है, लेकिन वो अपनी लड़ाई को लड़ रही हैं। तो ये तमाम खास मेहमान हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि क्या वो दौर आ गया है अब कि SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है और सोशल मीडिया के जरिए रिटेलिएट किया जा रहा है। राजेंद्र पाल सर, आपको कब ये खबर पता चली और कब फैसला आपने किया और क्या आपकी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है उस महिला को नौकरी देने के लिए? मैं अभी उत्तराखंड के अंदर था, परसों ही रात आया हूं, तो मुझे वहीं पे ये सूचना मिली और वहां मीडिया ने भी इस बारे में मेरे से पूछा था। तो मैंने उस वक्त वहां के मीडिया को भी कहा कि ये सरकार निकम्मी और नाकारा है और जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। इनके बस की वहां की सरकार चलानी नहीं है और ये भारत को तोड़ने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। इनके नेता झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के वोट ले लेते हैं, वादे पूरे करते नहीं है और इसका जवाब देने का समय आ गया है। दिल्ली आने के बाद मैंने अपनी पार्टी में इस बात को रखा है कि इस तरह का जुर्म जाती हो रही है और हमारी उस समाज की बेटी को नौकरी से निकाल दिया सिर्फ इसलिए चूंकि वहां पे जनरल कैटेगरी के बच्चों ने उसके हाथ के बनाए खाने को खाने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम अपने यहाँ उसको नौकरी देने का ऑफर करते हैं। तो अब ये फैसला हुआ कि बिल्कुल सही है, हम इसको ऑफर करते हैं। उसी के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उनको ये एक प्रस्ताव दिया है कि आप चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी आके कर सकती हैं, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो धामी जी और बीजेपी के लोग वो जातिवाद की और धर्म की राजनीति करते हैं। उनके बस की न्याय देना नहीं है और वो देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। हम आपको ये नौकरी ऑफर कर रहे हैं, जिस नौकरी को आप वहां करते थे खाना बनाने की, खाना ही आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये ऑफर दिया। सैलरी भी बढ़िया होगी, वहां से तो ज्यादा ही होगी। निश्चित तौर पे वहां से ज्यादा होगी। और दूसरा, आज एक वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं आप सभी को मनुस्मृति दहन दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि जो मनुस्मृति स्त्री को, महिलाओं को पुरुष की संपत्ति बताती हो, जो मनुस्मृति अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाती हो, जो इंसान में भेद पैदा करती हो, तो मनुस्मृति में न्याय के लिए स्थान नहीं है। और हमारे उत्पीड़न का बहुत बड़ा कारण, हजारों साल की गुलामी का कारण ये मनुस्मृति है। तो मैंने सोचा कि आज इतना अच्छा दिन है, मनुस्मृति दहन
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1927 में आज ही के दिन की थी। तो हमने कहा कि आज इस पे हमें जवाब देना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग धीरे धीरे बाबा साहेब के संविधान को कमजोर करके अपने उसी मनुस्मृति वाले शासन को भारत में लादना चाहते हैं। सर आपका टाइम कीमती है, लेकिन 10 मिनट जरूर हमें दीजिएगा एक पैनलिस्ट के तौर पे, क्योंकि कुछ जरूरी सवाल है। जैसे अभी हम लोग लगातार अपनी हार की खबरें बताते थे, मार पीट शोषण की, अब जीत होने लगी है। जीबी पंत के जो डायरेक्टर थे बद्री नारायण तिवारी, उनको ओबीसी कमीशन ने बुलाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में कुछ नियुक्तियां हुई थी गड़बड़ तरीके से, उसको कैंसिल करने का ओबीसी कमीशन ने आदेश दिया है। सूरज मंडल उस पर बात करेंगे। और वही बता दूं मैं आपको, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो प्रदर्शनकारी कर रहे थे, और यूपी सरकार ने माना, वहां के शिक्षा मंत्री ने माफी मांगी है कि लगभग 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है। सोचिए 3,000 सीट पर और चौटाला जी को जेल हो गया था, क्या योगी जी को जेल होगी, क्या यूपी के शिक्षा मंत्री को जेल होगी। और अब एक नया स्कैम भी आया है, कट ऑफ स्कैम। अलीगढ़ में SC ST का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से बहुत ज्यादा है, 88% ओबीसी का। सूरज मंडल साहब, क्या अपडेट है श्रद्धानंद कॉलेज वाली खबर का? क्या रद्द हो गई है और क्या फिर से अपॉइंटमेंट होंगे? जी बिल्कुल, और ये बड़ी जीत है। 27 पद में 8 पद ओबीसी के थे, जिसको गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया था। लगभग 8-9 महीने की सुनवाई के बाद NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आदेश दिया है कि उन सभी 27 पदों को तुरंत रद्द करके दोबारा उन पर बहाली की जाए, रोस्टर को ठीक करके। और इसी तरह उसी कॉलेज में AO और SO जो SC ST OBC के लिए आरक्षित थी, जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में गलत तरीके से दिया गया है, उस पर जांच बैठाकर और उन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, और उस पर आगे जो जांच होगी उस आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जहां मैं बैठा हूं, हिंदू कॉलेज, इस जगह भी अभी जो प्रमोशंस हो रहे हैं और डॉक्टर रतनलाल जैसे व्यक्ति, उनके प्रमोशन को जानबूझ के रोका जा रहा है, उस पर भी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूरी रिपोर्ट मांगी है। हमारे साथ डॉक्टर रितु सिंह बैठी हुई हैं। इनके केस को भी शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन ने दोबारा रीओपन करने की सोची है, और सोमवार के बाद कभी भी उस पर सुनवाई हो सकती है। नोटिस जा चुकी है। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु जी है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के PG हॉस्टल्स में, जहाँ OBC आरक्षण नहीं था, ये 22 तारीख को NCBC ने उस पर भी आदेश पारित किया है कि तमाम हॉस्टल्स में OBC को भी आरक्षण दिए जाए। तो इस तरह से एक बड़ी जीत और एक बड़ा संघर्ष का एक सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है, और इसमें आप सबों को मैं साधुवाद देता हूं। मनुस्मृति दहन दिवस पर ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए मुझे एक गर्व महसूस हो रहा है, और साथ ही मैं आपके माध्यम से जो हमारे अन्य सहयोगी और साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और अन्य जगहों पर, उनके भी सहयोग के लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुधांशु जी, मैं मंत्री जी का प्रतिक्रिया लूंगा कि क्या वक्त बदल रहा है, आप क्या कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं? क्या हम लोग आवाज नहीं उठा रहे थे इसलिए गड़बड़ियां हो रही थी? हमारे पास मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल का मामला हो, JNU में नंबर का मामला हो, बात हम करने लगे और एक दूसरे से जुड़ने भी लगे हैं। एक तो जो आपका जो स्टार्टिंग रिमार्क्स था उत्तरांचल वाली घटना पे, मैं उसमें एक्चुअली थोड़ा सा कह के मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि उस महिला को हटा दिया गया और उस व्यक्ति ने उसको हटाया, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगा है, ये भी हम लोगों को इंश्योर करने के लिए। अगर केवल इस वजह से कि एक दलित जाति की महिला खाना बना रही है और कोई नहीं खाएगा और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा और एट्रोसिटी एक्ट नहीं लग रहा है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर तो एट्रोसिटी एक्ट का कोई मतलब नहीं। तो एक लड़ाई तो उस संदर्भ में हम सबको ये भी इंश्योर करने की जरूरत है कि कौन सा अधिकारी था जिसने उनको हटाया, क्योंकि ये जो जवाब है ना, ये जवाब तो देना पड़ेगा। और जो दूसरा पक्ष हुआ वो बहुत अद्भुत था और अच्छा था, और हम सब के लिए सकारात्मक है कि अब हमारा समाज उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, तुम जिस अस्पृश्यता का दंश जो हम लोगों को तुमने दिया है, अब वो हम बराबर से वापस कर सकते हैं, और इसकी जरूरत है। और मैं उन बच्चों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये जो स्टेप लिए थे, और
उन्होंने एक तरह से समाज को आईना दिखाने की कोशिश की, तो उनके साहस को भी मैं सलाम। जहां तक जो दूसरा मामला है, देखिए गेस्ट ये हॉस्टल रिजर्वेशन के लिए मैं आपको बताऊं, ये जो सारे लोग बैठे हैं और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, जब ओबीसी का रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में लागू किया गया था तो पूरे देश में त्राहिमाम मचाया गया कि भाई हम कहाँ से जो है, तो हमारी सीटें जाएगी, हम जो जनरल कैटेगरी की सीटें खत्म हो जाएगी, ये उनकी चिंता थी। और ये था कि हम नहीं देंगे। तो फिर सरकार ने एक इंतजाम किया, और उस समय शोर क्या मचता था, हमारे पास कमरे नहीं है, हमारे पास शिक्षक नहीं है, हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, ये आधारभूत संरचना नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं। उस पर सरकार ने, उस समय की सरकार ने एक काम किया कि चलो किसी की सीटें नहीं जाएगी, 54% हम हर चीज को बढ़ा दें। उसमें टीचिंग पोजीशंस बढ़ाए गए, उसमें नॉन टीचिंग पोजीशंस बढ़ाए गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने, उस समय की सरकार ने 1400 करोड़ रुपया देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को दिया। और उसमें से 1400 करोड़ रुपए में से ज्यादातर हिस्सा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला। और उस समय जो प्रावधान किए गए थे कि जितने भी संस्थान है वहां पर आप 54% इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाई। हुआ क्या, सारे संस्थानों ने पैसे लिए और कमरे, जो ये गाना गाते थे कि हमारे पास कमरे नहीं है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 60% कॉलेज ऐसे जहाँ पे कमरे नहीं पाए, और वो 54% बच्चे जो है। अभी आप बताइए कि मनुस्मृति पर एक लाइन बताऊंगा, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के कितने सीटें खाली हैं? टोटल देखिए SC ST OBC मिला के लगभग 9 से 10 हजार सीट खाली रही, अभी खाली है इस बार। तो उसमें मेजर हिस्सा जो है ओबीसी का है, मेजर हिस्सा ओबीसी का है। डॉक्टर रितु, क्या आपको लग रहा है कि आपकी लड़ाई और मजबूत होगी, अब हौसला बढ़ रहा है आपका जिस तरह से फैसले आ रहे हैं? एक सेकंड शंभू जी, ये वाला पहले हॉस्टल वाला क्लियर करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये लागू हुआ है, अभी लागू होगा कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। अभी ऑर्डर आया, हाँ मंत्री जी सुन रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, और अच्छी बात है कि मंत्री सुन रहे हैं। 12 कॉलेज तो उनका डायरेक्ट 100% फंडेड है, वहां पर भी 2-3 कॉलेजों के पास हॉस्टल है, तो उनको भी वो जानकारी रहेगी तो काम करेंगे, अच्छा रहेगा हम लोग। जो मैं जब से यूटीए में हूँ और एकेडमिक काउंसिल में जब से आऊँ, ये चीज हो जानी चाहिए थी। हॉस्टल में रिजर्वेशन, सूरज सर कह रहे थे पीजी हॉस्टल्स, पीजी प्लस यूजी हॉस्टल्स भी है, जो कॉलेजों के हॉस्टल्स हैं यूजी, वहां पर भी पुराने हॉस्टल्स में हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। यूजी और पीजी दोनों का मामला है। 9 से 10 कॉलेज तो पुराने ही हैं, जिनके जो पहले से हॉस्टल बने वहां हमें नहीं मिल रहा था, और ये 9 से 10 हॉस्टल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी वाले हैं, विमेंस के लिए भी और मेंस हॉस्टल दोनों। जो चीज हो जानी चाहिए थी 2009 में, पैसे सारे लिए गए, और आज हम 2021 में बैठे हैं, आज तक भी उसमें नहीं दिया गया। पिछले बार जब ओबीसी फुल कमीशन का दौरा हुआ था, उस समय यूनिवर्सिटी ने ये लिख कर दिया था कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं जी, और मैं उस चीज को लेकर बार बार एकेडमिक काउंसिल, चूंकि मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ, उठा रहा हूँ। तो जो तर्क दिए जाते हैं उसको सुनिए, इसलिए मैंने आपको रोका। तर्क ये दिया जा रहा है कि भैया, जो ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ था तो सरकार ने ये कहा था कि जो जहां पर पोजीशन जितनी है उसमें हम 54% इजाफा कर लेंगे तब रिजर्वेशन दें। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक सर्टेन हॉस्टल है, वहां पर 100 सीट है, तो वो 100 से 154 सीट जब बन जाएगी तब वो वहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन देंगे। और ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि पुराने हॉस्टल में जी एक सीट पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मान कर बैठी है कि ये मिला के जो 20-22 पुराने हॉस्टल है उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन कभी नहीं देंगे, ये कह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार। और बार बार मैं समझ गया सुधांशु जी, मैं बता रहा हूं आपको ये गलती कहाँ है, मैं उसका नब जानता हूं। रितु, आपको हौसला मिल रहा है कि आपकी लड़ाई और आसान होगी अब जिस तरह से फैसले आ रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस तरीके से संघर्ष किया है और ओबीसी कमीशन ने जो फैसला भी लिया है, जबकि मुझे लगता है कि इससे शायद ही कमीशनों की, जो हमारी SC ST कमीशन है, ओबीसी कमीशन की छवि जो है, जो भी तक ये लगता था कि हमारे फैसले नहीं सुनते या फाइल्स पड़ी रहती हैं, खोलते नहीं है, या वो भी लोग हमारे साथ नहीं है, हम लोग कहाँ जाए, तो वो लगता है कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। आई एम नॉट सेइंग दैट वो बहुत सारी चीजें ठीक हो गई है, लेकिन एक फर्स्ट स्टेप है, और आगे उम्मीद है कि सर इसी तरीके से SC कमीशन भी जिस तरीके से उन्होंने मेरा मैटर को रीओपन किया है वो भी संज्ञान में ले, और जिस तरीके से 27 प्रोफेसर्स की नियुक्तियों को रद्द किया गया, अब दोबारा से उनके ऊपर दोबारा हो जाएंगे ना, दोबारा हो गए, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप। बट सर उम्मीद है कि कमीशन भी, अगर SC कमीशन भी स्ट्रांगली टेकअप करे, तो हमारे एक नहीं सर बहुत सालों से ऐसे केसेस पड़े हैं, जो लोग हमें मैसेजेस करते हैं दूर दूर से,
जो लोग हैं जो शायद फिजिकली उनके लिए यहाँ आना भी संभव नहीं है, पैसे वाइज भी, फाइनेंशियली भी, जिनकी फाइल्स पड़ी हैं, तो अगर कमीशन अपना काम सही ढंग से करे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को सर कोर्ट भी जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सबसे मजबूत 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक एसटी कमीशन, एसटी कमीशन, जो कि अपने आप में शक्तिशाली है, उनको दूसरी चीजों की जरूरत ही नहीं। जी मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं शंभू जी। हाँ शंभू जी, जो डॉक्टर रिंकू का संघर्ष है ये बहुत ही डिफिकल्ट संघर्ष, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो हैबिचुअल जातिवादी है, और कुल मिला के उनका जो रवैया इतना नकारात्मक है, जो पहले जहां पढ़ाती थी वहां भी इनके कारण एसटी एसटी के लोग सुसाइड करने तक की चिट्ठी दे चुके थे, और वो प्रिंसिपल जो है वो कुल मिला के अभी मुकम्मल प्रिंसिपल नहीं है, उनका एक्सटेंशन पे किसी का दस्तखत नहीं है, वो नाजायज ढंग से कुर्सी पे बैठी हुई। ठीक है, ऐसे लोगों की बात सुनी जाती है, और हमारे जो शिक्षक हैं जो संघर्षरत है उनको जानबूझकर दबाया जाता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। मैं समझ गया। मैं अब बता रहा हूं 2 चीजें। ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई दी जाती है। अब मैं बता रहा हूं, अभी मुझे खबर आई है यूपी में 2016 और 18 की जो वैकेंसियां हैं उसमें भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू किया जा रहा है। तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वो लोग जो सिस्टम में हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिस समाज का बहुसंख्यक आबादी आज भी अशिक्षित है और जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, क्या उनमें राजेंद्र पाल गौतम जैसी ताकत नहीं है या एक्टिव नहीं है? मंत्री जी क्या कहेंगे आप, क्या ये समाज शिथिल है इसलिए सब दिक्कतें हो रही है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे लोग अपनी लड़ाई को एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं। एक तो दिक्कत है कि सब लोग टुकड़ों में लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे हजारों संगठन है, मैं ये नहीं कहता संगठन एकजुट होकर एक संगठन बना लो, अपनी पहचान बनाए रखकर भी क्या वो मुद्दों, सामाजिक मुद्दों पर एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते? 2 तरह के बड़े स्कैम आज हमारे साथ हैं। एक स्कैम तो ये है कि हमारे लोगों से इन्होंने एजुकेशन को एक सातिराना तरीके से छीन लिया है। जो बच्चे मेहनत करके अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में आ भी जाते हैं तो एडमिशन के टाइम पे उसकी फीस 2 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है सरकारी कॉलेज में, और हमारे 99% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे की 1 साल की 2 लाख रुपए की फीस वो 4 साल तक यानी 8 लाख रुपए केवल फीस जमा कर पाए। तो इतनी महंगाई, जानबूझ के एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे लोगों से एजुकेशन छिन जाए। दूसरा, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को उन्होंने जानबूझ के 5th पे कमीशन में पूरी तरीके से बंद करके आउटसोर्स कर दिया। तीसरा, ये जो रोस्टर है ये अपना आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। आज वैकेंसीज रोस्टर के हिसाब से भरी जाती हैं, जबकि सीनियरिटी लिस्ट जो बनती रहनी चाहिए, रोस्टर मेंटेन होना चाहिए, तो वो मेंटेन ठीक से नहीं होता। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि अगर 4 तरह की वैकेंसी निकलनी है, और 4, ये मैं एग्जांपल एक दिल्ली के ही एक हॉस्पिटल का दे रहा हूँ, 4 तरह की वैकेंसी निकली, जिसमें एक वैकेंसी एमटीएस की थी, एक वैकेंसी ड्राइवर की थी, और 2 टेक्निकल कोर्स की थी। वो 11 वैकेंसी 4 तरह की थी, तो टोटल वैकेंसी हो गई 44। तो वैकेंसी बेस रोस्टर को खत्म करके पोस्ट बेस रोस्टर कर दिया गया, और उस रोस्टर में पहली वैकेंसी जनरल को जाती है, दूसरी जनरल को जाती है, तीसरी जनरल को जाती है, चौथी ओबीसी को जाती है, 5वीं जनरल को जाती है, 6ठी जनरल को जाती है, 7वीं एससी को जाती है। तो इसका असर ये हुआ, वो जो 4 तरह की वैकेंसी 11 निकली, उसमें टोटल वैकेंसी हो गई 44। सर सिर्फ एक सेकंड। तो 44 में से 32 वैकेंसी जो चली गई जर्नल के पास, और 4 वैकेंसी चल गई ईडब्ल्यूएस, वो भी जर्नल। 32 और 4 36, ठीक है। और ये लगा लो टोटल में से केवल 12 वैकेंसी जो है वो 12 वैकेंसी गई है ओबीसी को 2 यानी 2 चौक 8, और एक वैकेंसी एससी को, यानी कि 4 वैकेंसी एससी को, 8 वैकेंसी ओबीसी को, और 32 वैकेंसी जनरल को, ईडब्ल्यूएस को। सर मेरा सवाल है, 50% से भी ज्यादा उनके पास चला गया। सर मेरा सवाल ये है कि ये 50 सालों से आरक्षण से पहले क्या संविधान से पहले क्या कर रहे थे, उस पर तो बात भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ संविधान के बाद की बात नहीं कर रहे, हाल दो मैं क्या कह रहा, सवाल था सर कि जैसे अभी आपने इनिशिएट किया और उस महिला को क्या ये सारी हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इसमें कोई संदेह नहीं है बात करने से, और क्या ये सब
जो सोशल जस्टिस मंत्री हैं, जो ओबीसी के मंत्री हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमएलए एमपी हैं और उनके जो इंटेलेक्चुअल है, उनकी लापरवाही है या हमारे पास मीडिया नहीं है इसलिए सब हो रहा है? देखिए, एक कारण है हमारे पास मीडिया नहीं है, वॉइस नहीं है हमारी। दूसरा कारण है हम एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ नहीं रहे, हम खुद जातियों को पकड़े बैठे हैं। और तीसरा कारण जो आपने बताया, तीसरा कारण वो है कि जो SC ST OBC वेलफेयर मिनिस्टर है वो भी कहीं ना कहीं डरा हुआ, वो जिस काम के लिए वो विभाग में मंत्री है वो उन मुद्दों पे काम कर ही नहीं पाता है। और कई बार उसकी उतनी नियत भी नहीं होती, उसे लगता है कि तुझे जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है ये सारे कारण है जिसकी वजह से हमारी चीजें उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन एक अच्छा समय यह आया कि सोशल मीडिया जिसमें आप लोग जो काम कर रहे हैं वो मार्वलस है, आपको सैल्यूट करना चाहिए कि एक दबाव धीरे धीरे अब सोशल मीडिया के माध्यम से अब इन लोगों पे दबाव बना है और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उन पे भी दबाव बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को उस कुर्सी पे बैठ के ढंग से निभा पाए। एक सवाल और आपसे लेता हूं सर, बिना SC ST के मैं OBC छोड़ भी दूं, आज मनुस्मृति दिवस है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मनुस्मृति में जो जितने जो जाति परस लोग हैं उसमें अछूतों के लिए कुछ भी नहीं है। अछूत मतलब जो आज के शेड्यूल कास्ट है, जो उस समय वन व्यवस्था में अछूत थे, वो खेल से बाहर थे, वो ऑलरेडी खेल से बाहर थे। उसमें सारा शूद्रों के लिए लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं होगा, तुम्हारी महिलाओं के साथ अपराध किया जाएगा तो सजा का प्रावधान नहीं है। और जो शूद्र थे उसको आज के समय में हम OBC कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। तो ये था मनुस्मृति की हालत, सोचिए। लेकिन आज भी वो बोल नहीं रहे हैं। सर, क्या SC ST के जो 131 लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनके बगैर सरकार नहीं चलेगी, विधानसभा में OBC के लोग हैं, कम से कम 5-10% भागीदारी भी हो गई है, SC ST OBC की रिप्रेजेंटेशन है, वो डर कैसे निकलेगा? वो डर कब तक रहेगा? जब मैं बोल सकता हूं, आप बोल सकते हैं मंत्री होते हुए, कुछ प्रोफेसर बोल रहे हैं, तो बाकी लोग, मुझे 1000 लोगों में से 2 लोग बोलने वाले मिलते हैं, बाकी कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मेरा नाम गुप्त रखिएगा, बस जानकारी दे रहा हूं। ये डर कैसे मैं समझता हूं इस पे वो डर निकालने के लिए आप लोग को भी भूमिका निभानी पड़ेगी, हर मुद्दे पे उनको घेरना पड़ेगा, उनसे सवालात करने होंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ जिस तरह हम बोल रहे हैं इससे कुछ लोगों में जरूर हौसला बोलने का आने लगा है और फॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कुछ लोग अब बोल रहे हैं और धीरे धीरे और लोग भी आएंगे। और जैसे जैसे आप इनको घेरेंगे तो उनके ऊपर भी दबाव बनेगा और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पे भी दबाव बनेगा कि आप ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को बिल्कुल वोट ना दें जो लोग आपको बोलने की हिम्मत नहीं देते। जहां चुप्पी है, जहां चुप्पी है उनको बिल्कुल ही, उन ऐसी पार्टियों को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, अपने लोगों को भी मत दीजिए, अपने लोगों को भी स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, जो आपके मुद्दों को ना उठा पाए और जो पार्टी आपके हकों को मार रही है, आपका उत्पीड़न कर रही है, कम से कम ऐसी पार्टी को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया जाए। जी, मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल भी जुड़े हैं, अगर वो मेरी आवाज सुने तो वो प्लीज अपना कैमरा ऑन करे और मेरे साथ जुड़े। सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया की यही हकीकत है, 2 मिनट भी लोग पेशेंस से नहीं बैठेंगे, वो या तो फोन पर चले जाएंगे या उठ जाएंगे और रोना रोएंगे कि हमारे पास मीडिया नहीं है। मैं डॉक्टर रितु से गुजारिश करता हूं कि अगर वो चली गई तो वो ठीक है, वो डिस्कनेक्ट है। नहीं सर, ये नहीं चलेगा ना सर, मैंने नहीं ये, अरे कोई बात नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं अगर आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं धर से तो कोई बात नहीं, अगर आप टीवी पर जाते तो 1 घंटा बैठे रहते और 2 मिनट आपको बोलने नहीं देगा, मैं अपनी बात तो करूंगा ना सर, बात की लड़ाई हो रही, खैर कोई बात नहीं है। रतन सर क्या कहेंगे? हमारे लोग 2 मिनट पेशेंस से बैठ भी नहीं सकते हैं, आप भी मीडिया अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, क्या सोशल मीडिया का इंपैक्ट हो रहा है और हम लोग लगातार कंसिस्टेंटली लड़ नहीं पाते हैं? एक चुप्पी जो लगातार आप लोग खतरा उठा रहे थे उसका असर भी दिखने लगा है। देखिए, समाज केमिस्ट्री का लैब नहीं है कि 2 केमिकल मिला दिए और तीसरा रिएक्शन हो गया। समाज जो है, अर्थव्यवस्था अगर रातों रात बदल सकती है, 10 साल में आपको दिख जाएगा, लेकिन समाज जब 100 साल होता है तो 1 इंच टस से मस होता है। पहले समाज शास्त्र का जो है पूरा समाज के ताने बाने को समझिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा, देखिए कौन सोया है कौन जागा है इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ, ना कोई बाबा साधु हूँ और ना कोई लीडर हूँ कि मैं दावा कर दूं कौन जगह है कौन सोया है, नहीं, ये इसमें नहीं जाऊंगा। सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
हम लोग जो काम करते हैं इसके लिए कहीं से ना कोई फंडिंग होता है, अपने जेब से सब करते हैं ना। आप तो जानते हैं, इतना दिन से देख रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा काम है लिखना, पढ़ना, बोलना, किताब लिखना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जो बाकी लोग हैं, एक डर जो घुसा हुआ है, जो एक अकेले बोलने का एक रिस्क है, बहुसंख्यक आबादी के लोग में लड़ने वालों की कमी है, और इसलिए उनको लड़ने वाले लोगों को करना ही पड़ता है। आप पहले सुनिए, आपकी दिक्कत यह है ना, पूरी बात सुनते नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए। गौतम बुद्ध भी अकेले लड़े थे, कबीर, रविदास, संत रविदास, पेरियार, फूले, अंबेडकर साहब, लोहिया, कांशीराम भी अकेले ही चले थे। तो जिनको डर निकलना होगा हर समय, ये समाज की त्रासदी यही है कि हर समय अवतार का इंतजार करता है। इसका कारण यह है कि समाज में संस्थाओं की कमी है, समाज में शिक्षा और ज्ञान की कमी है। नौकरी कर लेना और इंजीनियर बन जाना और डॉक्टर बन जाना और एमएलए, एमपी और मंत्री बन जाना, इससे ज्ञान का खाली विस्तार नहीं होता है। अगर आप देखेंगे हमारे समाज में बाबा साहब क्यों इतनी संस्थाएं बना रहे थे, क्यों वो जो है समता सैनिक दल बना रहे थे, अखबार खोल रहे थे, प्रिंटिंग हाउस खोल रहे थे, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बना रहे थे, बौद्ध महासभा बना रहे थे, स्कूल खोल रहे थे, कॉलेज खोल रहे थे, तमाम खोल रहे थे ना। क्यों खोल रहे थे? वो तो मंत्री तो थे ही, वो तो कैबिनेट में भी थे जवाहरलाल नेहरू के, उसके पहले भी थे, लगातार राजनीति में उनका लंबा करियर रहा है। तो आखिर मिनिस्टर होते हुए भी उस सरकार से, भारत सरकार से 12 लाख रुपया लोन लिए थे सिद्धार्थ कॉलेज खोलने के लिए, मिलिंद कॉलेज खोलने के लिए, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए। समझ लीजिए, हमने जो है ना बाबा साहब को माना है, जाना है, बाबा साहब की नहीं सुनी हमने। एक भी संस्थाओं का तबीयत से निर्माण 70 साल में नहीं हुआ। जो संस्थाएं बनी थी वो संस्थाएं भी आप महाराष्ट्र में जाकर, कि बाबा साहब चूंकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वहीं ज्यादा मूवमेंट था, तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा उन्होंने दिया भी, संस्थाएं सारी वहां बनी। लेकिन वो संस्थाएं भी तबीयत से तरीके से हम लोग संभाल नहीं पाए। बौद्ध महासभा देखिए कई खंडों में बिखरा हुआ है, कौन उसका लीडर है पता ही नहीं लग रहा है। बाबा साहब अपने अंतिम, सारे भाषण मेरे सामने रखे हुए हैं, बाबा साहब ने कहा था कि अपने जीवन का अपना अंतिम समय में बौद्ध धर्म के प्रचार में बिताऊंगा। बर्मा जा रहे थे, लंका जा रहे थे, नेपाल जा रहे थे। आज क्या किसी को देखें कि घर घर जाके धर्म का प्रचार करते हुए, चाहे अरे राजेंद्र पाल गौतम जी आपके सामने है, अभी उन्होंने दिल्ली में एक जमीन भी ली है, मिशन जय भीम भी चला रहे हैं, 10 करोड़ वर्गों का लक्ष्य रखा है। अरे अभी तो शुरुआत हुई है ना, मीडिया नहीं था तो हम लोगों ने शुरुआत की, इसी मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे शुरुआत हुई है अभी। तो आप अभी 5 साल 10 साल हुआ नहीं है, कह रहे हैं कि पूरा आप मैं नहीं मैं वही कह रहा हूँ। पहले एट्रोसिटी की खबरें आ रही थी, एक्सप्लॉइटेशन की खबरें आ रही थी, हैरेसमेंट की खबरें आ रही थी, लेकिन रिजल्ट नहीं। अब जो 2-4 फैसले आए हैं, जीबी पंत का फैसला हो, श्रद्धानंद कॉलेज का फैसला हो, अभी मंत्री जी ने कहा फैसला नहीं आया, पहले सुन लीजिए, करेक्ट कीजिए। जीबी पंत में अभी कोई फैसला नहीं आया है, श्रद्धानंद कॉलेज में इंट्रीम ऑर्डर। और मैं आपको दूसरी बात समझा रहा हूँ, ये मनुस्मृति जो है ना, ये कानून से भी ज्यादा ताकतवर होता है। अभी मैं पढ़ रहा था, बता रहा था कि बाबा साहब ने लिखा है कि प्रथाएं जो है कई बार कानून से ज्यादा ताकतवर होती है। आज संविधान लागू है, मनुस्मृति का चलन नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसका महत्व कम हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब कह रहे हैं। सवाल यह है कि 3 एग्जाम्पल हमारे सामने है, 4 एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है कि वही एक रास्ता है। हमें किसी नेता के भरोसे 2 अप्रैल को कौन नेता था? 5 मार्च को रोस्टर आंदोलन हुआ था, कौन नेता था? किसान ने बगैर नेता के आंदोलन चलाया, जीता भी, सारे आंदोलन जीते। ये सरकार जो है, इसका दर्शन मनुस्मृति में है। ये संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं करेगा, संविधान धीरे धीरे अंदर से पन्ने फाड़ देगा। ये सरकार से डरती है तो मास मूवमेंट से डरती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी है, उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, जय भीम मिशन की शुरुआत की है और काबिल तारीफ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े आपके पास अशोका यूनिवर्सिटी नहीं है, एक डीपीएस स्कूल नहीं है, बड़े कर्मचारियों के लाखों की संख्या में कर्मचारी संगठन हो गए, कई वाम से बनकर, लेकिन सब मिलकर एक यूनिवर्सिटी हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं। कहाँ आप जो है धम्म पढ़ाएंगे? कहाँ हम किसको विदेश नहीं भेज रहे हैं हायर स्टडीज के लिए? अगर बाबा साहब को बड़ौदा महाराज नहीं कोलंबिया भेजे रहते तो यहाँ आईएएस बन के, आईपीएस बन के, मंत्री बन के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।
ये लड़ाई पूरे स्टेट्समैन बन के लड़ी जा सकती है। तो इसके क्या लगा लिए आपको पिछले 5 सालों से हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ बदलाव दिख रहा है या बिल्कुल वही के वही है? बदलाव दिख रहा है तो एग्जाम्पल भी तो दे दिए, लेकिन सरकार लगातार जागते रहो रखना है, जगाते रहो रखना है। अब आप तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब ओबीसी समाज इतनी बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा अगर हकमारी अभी हो रही है तो ओबीसी प्रधानमंत्री और ओबीसी एचआरडी मिनिस्टर कर रहते हुए सबसे ज्यादा हकमारी हो रही है। अगर समाज ये जागृत हो जाए, बड़े संख्या में मीडिया कर्मी और बड़े संख्या में इंटेलेक्चुअल हो जाए, पब्लिक इंटेलेक्चुअल की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हो जाए, जैसे आपने 2 एग्जाम्पल मैंने सामने आपको दिया 5 मार्च 2 अप्रैल का, तो समाज जगता नहीं है, विचार अपने आप फैलता नहीं, उसको फैलाना पड़ता है। और विचार फैलाने के लिए हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, हमें बहुत बड़ी संख्या में इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिए जो मुखर होके पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भूमिका निभा सके, वो बोल सके। अब जो लोग डर रहे हैं वो तो जिंदगी भर डरेंगे, सब लोग एक साथ नहीं निकल सकते। सर राजेंद्र पाल सर, आप तो आपकी जिम्मेदारी कम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेता मंत्री के बात करने से नहीं होगा, है इंटेलेक्चुअल के ऊपर है, मतलब समाज ही इस लड़ाई को लड़े, तो आपके लिए तो फायदा है। नहीं, सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। डॉक्टर रतनलाल सही कह रहे हैं, हमें सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। डेफिनेटली एक आदमी से काम चलने वाला नहीं है। तो ये 2 सैकड़ों की संख्या में लीडर्स चाहिए। सुनिए मैंने क्या कहा, आपने बात ठीक से समझा नहीं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सिर्फ नेता के भरोसे, अवतार के भरोसे रहेंगे कि वो आएंगे, चाहे गौतम साहब हो, चाहे उदित राज जी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, आएंगे और मूवमेंट लीड करेंगे और उससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं है। आप बीजेपी आरएसएस से सीखिए, हजारों लाखों की संख्या में उनके इंटेलेक्चुअल, चाहे आप एग्री कीजिए डिसएग्री कीजिए। अरे सर, मैं वही तो कह रहा हूं कि डर कैसे निकाला। डर, मुझे 1000 लोग मिलते हैं, उसमें से 2 बात करने के लिए तैयार होते हैं। 998 कहते हैं कि शंभू जी मैं आपको वर्बली बता रहा हूं लेकिन मैं सामने नहीं आऊंगा। इस डर का क्या सॉल्यूशन है? तो भाई हम कोई तांत्रिक बाबा थोड़े हैं कि सबका मंत्र मारेंगे, झाड़ू फूकेंगे। इतना रोज बोल ही रहे हैं, रोज लिख ही रहे हैं, रोज भाषण दे ही रहे हैं, किताब लिखी रहे हैं, आर्टिकल लिखी रहे हैं, बोल ही रहे हैं, नौकरी दांव पे लगाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ी रहे। मेरे पिताजी की जमीन की लड़ाई यहाँ थोड़ी ही है, इसीलिए इतने सारे हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं कि समाज की बात उठा रहे हैं। अब वो डर रहा हूं तो हमारे व्यक्तिगत मदद के लिए भी लोग नहीं आते, ये मैं कह रहा हूँ आपको। तो क्या करें, हम अपने हिस्से का काम छोड़ दें? नहीं, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। हम लोग व्यक्तियों को मजबूत करने की बजाय विचारधारा को मजबूत करें। जब हम व्यक्ति को मजबूत करते हैं, कल को वो जाके व्यक्ति बदल गया, बिक गया, कुछ और हो गया या मर गया, तो मूवमेंट तो रह जाएगा ना। इसलिए मूवमेंट को मजबूत करना है तो विचारधारा को मजबूत करो, ना कि व्यक्ति को। अच्छा, 2 ओबीसी के प्रोफेसर है हमारे साथ। सर आपकी संख्या तो 60% है। जी सूरज मंडल जी, आप लोग की संख्या 60% है। आप लोगों का समाज तो सबसे ज्यादा सोया हुआ है। नहीं, पहले मैं डर की बात कह दूं, आप जो हम लोगों को आज बिठाए हुए हैं, और इसमें खास तौर से मैं नाम लूंगा, डॉक्टर रितु सिंह भी है, डॉक्टर रतनलाल जी है, हमारे बड़ी सम्मानीय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, सुधांशु जी, ये सब कोई डरने वाले नहीं है। और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। एक जो मानसिकता है गुलामी की, वो इतना जोरों से खास तौर से ओबीसी वर्ग पर हावी है कि वो मंदिर का घंटा बजाएगा, लेकिन अपने बच्चों को नीट में अधिक प्रतिनिधित्व मिले उसके लिए वो सामने नहीं आना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, जो सांसदों और विधायकों के बारे में आप बोल रहे थे, ये तमाम निजीकरण के जो लिए जा रहे हैं डिसीजंस, देश को बेचा जा रहा है, इसमें सबसे अधिक कौन सांसद और विधायक? सबसे अधिक दलित, पिछड़े और आदिवासी विधायक संसद में आज है, और उनकी जिम्मेदारी है, और उनको बताएगा, उनको हम बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्यों आज चुप है। और अगर चुप है और इस समाज की बलि चढ़ाई जा रही है, उनके हकों की, हुकूक की बलि चढ़ाई जा रही है, तो सीधे सीधे वो तमाम राजनीतिक दल और वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो इस समुदाय के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। अच्छा, रितु के पास समय हो तो मैं एक सवाल ले लूं। रितु, क्या लग रहा है, जो युवा हैं वो आगे आ रहे हैं, उनकी भागीदारी बढ़ रही है? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, युवा आगे आ रहे हैं और युवा इस चीज को लीड भी करेंगे और आप देखेंगे। और रही बात, आप कह रहे हैं सर, जैसे आपने कहा कि लोग डरते हैं, जाहिर सी बात है सर, लोग डरेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी बात करूं और मैं डॉक्टर रतन लाल की बात करूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हैं, आई थिंक लीडिंग एग्जांपल आप हम लोगों को देख सकते हो। भी डॉक्टर रतन लाल से चर्चा भी हो रही थी, उन्होंने बहुत सही बात कही कि नो वन किक्स अ डेड हॉर्स। सर मुझे लगता है कि हम लोग सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि हमारे मुंह में जुबान है और हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सर डर रहे हम नहीं है, डर रहे वो लोग हैं। सर हम तो कानून को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रक्रिया जैसी है वैसा फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप, चाहे कमीशन हो चाहे क्या कहते हैं कोर्ट हो, पूरा रास्ता अपना रहे हैं सर। लेकिन वो अंदर का रास्ता अपना रहे हैं, वो डर रहे हैं हमसे, वो बैठ के लगाते हैं हमारे लिए कि हमें कैसे काटना है। हम लोग सामने, हमारा टैलेंट सामने, हमारी आवाज सामने। और इसी तरीके से सर ये जो माध्यम जो आपने एक माध्यम रखा मीटिंग स्टाइल, या जो हम चर्चा करते हैं, जो एजिटेट करते हैं, आपने 13 पॉइंट रोस्टर की सर लड़ाई देखी होगी, कैसे वापस हुआ सर। 2 अप्रैल की लड़ाई देखी होगी सर, उसमें युवा ही तो थे और युवा जागरूक हो रहे हैं। आज सर मनुस्मृति को दहन करना, आई अंडरस्टैंड कि वो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि आप मनुस्मृति को दहन करो कि इसने हमारा विनाश किया था, लेकिन हमारी लड़ाई सबसे बड़ी सर उस विचार से है, उस जो सुधांशु जी, आपके जो प्रोफेसर मित्र हैं, क्या वो कितनी संख्या में ड्यू में प्रोफेसर होंगे जो हैनी बाबू जेल में हैं? कोई संघर्ष, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ? नहीं, संख्या तो देखिए हो ही गई है, संख्या अब होगी लगभग 1000 से के आसपास शिक्षक हैं ओबीसी समाज के। लेकिन बात क्या है कि जो आप डर की बात कह रहे हैं ना, संस्थानों के शीर्ष पर जो बैठे हुए लोग हैं और जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर है, और वो खाली टीचिंग पोजीशंस में मत बात करिए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप चाहे 27 मंत्री बना दीजिए एक समाज से, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन करने वाले वो हमारे लोग नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जो 27 मंत्री बनाए जाते हैं वो भी उन्हीं की भाषा बोले, तभी उनको उनका मंत्रालय बचा रहेगा, नहीं तो छीन जाए। तो वही स्थिति ऑल ओवर हर इंस्टीट्यूशन में है कि जो निर्णय लेने वाले जो लोग हैं वो ही है। मान लीजिए पार्टी का प्रेसिडेंट अगर सवर्ण क्लास का है तो आपको एक दे सकता है, क्योंकि उसको चेहरा बनाना है, दिखाना, रिप्रेजेंटेशन दे रहे। लेकिन आप अगर जिस दिन उनके हितों को चोट पहुंचाने लगेंगे, आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। इंस्टीट्यूशंस में अभी हम सारे लोग क्या हैं, ऋतु के ऊपर पर्सनल अटैक है, रतन जी के ऊपर है, मेरे ऊपर, मैं भी शोकाउज और प्रमोशन मेरा रोका गया, सारी चीजें हुई, जांच वांच बिठाने, नौकरी खाने की कोशिश। जी सर, लास्ट सवाल सर, हम लोग क्या लग रहा है सर कि जैसे आपने आज एक ट्रेंड सेट किया है कि अगर कहीं एट्रोसिटी हुई, आपने कहा कि दिल्ली में नौकरी देंगे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ रही है। और अगर मीडिया हो, प्रचार प्रसार हो, जैसे जो आपने इनिशिएट किया, प्रचार प्रसार हो, तो चीजें बदल सकती है, निश्चित तौर पर बदल सकती हैं, और निराशा की जरूरत नहीं है। हमें हर मुद्दे पर प्रखरता के साथ बोलना पड़ेगा, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, और कम से कम अपने लोगों की टांग ना खींचें। अपने लोग, हमारी दिक्कत है कि हमारे लोग अपने लोगों की टांग खींचते हैं। टांग मत खींचो, मिलके एकजुट होकर समाज के मुद्दों पे इस लड़ाई को लड़ो, और ये लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े गुजारा नहीं है। नहीं लड़ेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे जो है वो गुलाम हो जाएंगे। क्या लग रहा है सर कि एक कुछ बदलाव दिख रहा है आपको, चूंकि आप लोग राजनीति में भी हैं, अभी दलित को सीएम बनाना है, तो वो पहले वाला जो दबाव था वो कम हो रहा है? मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, उनके विचार को मानता हूँ और आशावादी हूँ। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा की जीत हो रही है कि वो लोग कम से कम इतने मजबूर तो हो ही गए कि हमारे लोगों को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। अगर एकदम ऐसी स्थिति में आकर, इसका मतलब दबाव उन पे भी बढ़ रहा है, और ये दबाव और ज्यादा आने वाले समय में बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, वैसे वैसे इन राजनीतिक पार्टियों पे प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि बाबा साहब सबसे बड़ी कीमती जो चीज देखे गए, 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, बशर्ते कि हम उस वोट की वैल्यू को समझें, उसको पैसे या शराब में ना बेचें। एक और सवाल सर, जो आपने आज किया है, इसका असर हो जाएगा सोशल में? अब तो मीडिया की जो कमी है वो पूरी हो रही है, सोशल मीडिया पर आग की तरह बात फैल गई है, जो जिस तरह से उनके साथ हुआ, उसके बाद आपने जो इनिशिएट किया, क्या लग रहा है कि एक पॉलिटिकल चुप्पी जो है, पॉलिटिकल अगर लोग वोकल होते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप बोलती है तो ज्यादा असर होता है, क्या इससे एक चुप्पी टूटेगी? बाकी लोगों को लगेगा कि हम सोशल जस्टिस, मुझे लगता है इससे चुप्पी टूटेगी। जो लोग चुप रहते हैं उनके ऊपर भी बोलने का दबाव बढ़ेगा, और उसमें आप लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुक्रिया सर। राजनपाल गौतम थे हमारे साथ, और सूरज मंडल थे, सुधांशु थे, प्रोफेसर रतन लाल थे, प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु हैं,
आज स्मृति दिवस है, स्मृति दहन दिवस है। अब सोचिए कि अगर स्मृति मनुस्मृति लागू होती तो और क्या स्थिति होती, हम लोग शायद बात भी नहीं कर रहे होते इस तरह से। तो चीजें तो बहुत बदली है। एक बात जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। सिर्फ हम एक दूसरे की आलोचना करके सरवाइव नहीं कर सकते। अपने ही लोगों की टांग खींचना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोग की आलोचना करना, ये सब समाज नहीं, वो पिछड़े समाज का स्वभाव है। ओबीसी एक बड़ा फैक्टर है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, जो नौकरियों का नुकसान हो, आर्थिक सामाजिक नुकसान हो, वो ओबीसी का हो रहा है। देखते हैं कि ओबीसी में कैसे लड़ने वाले लोग और उनके लोगों का डर खत्म होता है और वो आगे आते हैं कि नहीं। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने समय दिया। एक बात तो साफ है कि जागरूकता आई है मेरी नजर में। जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो भी मैं देख रहा हूं, और अब जो शोषण था, अब जो बेईमानियां थी वो सामने भी आ रही है और उसको पीछे वापस भी लेना पड़ा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।